गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो हमारा सत्र चल रहा है ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से, उसमें आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं विज्ञान में, उसमें हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं, वनस्पतियों में उत्सर्जन और परिवहन, ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। मैं ज्ञानेंद्र राम, प्रभा देवी मनपा माध्यमिक शाला से। तो आइए हम आज के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हिलते हैं, जिनमें संचलन होता है, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हवा की आवश्यकता होती है, जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ऐसों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सजीव कहते हैं। तो सजीवों के सजीव जो भोजन करते हैं, उस भोजन का पाचन होना अत्यधिक आवश्यक है। वो अगर जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर उसका पचने से आप पाचन का, इसका मतलब आप पचना जो है एक बड़ी जटिल क्रियाएँ हैं। ये पूरे प्रकरण में हम आप देखेंगे कि किस तरह से भोजन का पाचन होता है। तो ये जो पाचन शब्द है, आपको लगता होगा एक पाचन मतलब क्या? तो पाचन का अर्थात पाचन से ये समझेंगे कि जो भी भोजन, हम याद रखिए, भोजन और पानी ये सब क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे हमारे शरीर को ज़रूरी मिनरल्स और जो भी खनिज पदार्थ है वो मिलते हैं। और लेकिन जो भी क्रिया होती है, याद रखिए, जब जैसे जो भी पचने की क्रिया होती है, उसी के साथ-साथ अ, जो हमारा खाया हुआ भोजन है, उसमें से जो हमको पोषक पदार्थ है वो हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। लेकिन उसके बाद, अवशोषित करने के बाद कुछ वर्ज्य पदार्थ बचता है। वो वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलना, ये पूरा चक्र होना आवश्यक है। अगर आपका सही से भोजन, जो भी आप भोजन कर रहे हैं, वो आपके शरीर में अवशोषित हो रहा है, उससे जो भी आपको विटामिन्स वगैरह की पूर्ति हो रही है, और उसके बाद बचा हुआ जो वर्ज्य पदार्थ है वो शरीर से मल-मूत्र के माध्यम से बाहर अगर निकल जा रहा है, तब तो आपका पाचन बराबर हो रहा है, नहीं तो ये सब गड़बड़ है, ठीक है? तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रहण किया हुआ भोजन का पाचन करने के लिए हमारे सजीवों में एक तो पाचन संस्थान होता है। ऐसा वनस्पत, जैसे आप जानते हो कि पचने के लिए पूरे शरीर के अंदर, हमारे मनुष्यों के शरीर के अंदर खास करके अलग से पाचन संस्थान है। वनस्पतियों में ऐसा नहीं होता। वनस्पतियों में अलग से पाचन संस्थान नहीं होते। और देखिए, ये जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, ये पचने के लिए इतना प्रोसेस से कोई भी खाना हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, वहाँ से गुजरते हुए तब बाहर जाता है शरीर में। उसी तरह से जैसे पाचन करने के लिए पाचन संस्थान है, और साँस लेने के लिए श्वसन संस्थान है। दोनों ही मनुष्यों में आप देख सकते हैं, फेफड़ों की मदद से किस तरह श्वसन संस्थान और किस तरह से पाचन संस्थान है। अ, अब हम परिवहन के बारे में देखते हैं। मनुष्य के पाचन संस्थान द्वारा हमारे ग्रहण किए हुए भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। याद रखिए, जो भी कुछ हम खाते हैं, वो उसके कारण ऊर्जा मिलती है हमें, शक्ति मिलती है। और ये ऊर्जा तथा ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है, जो हम श्वसन के माध्यम से जब हम साँस लेते हैं, तो हमारे साँस के द्वारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड हमारे पूरे शरीर में कार्य करता है, ये पूरे शरीर में दौड़ता है, ये हम जानते हैं। तो चलिए परिवहन देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परिवहन सिर्फ वनस्पतियों में देखेंगे। परिवहन आपने अभी-अभी पढ़ा, परिवहन मतलब एक स्थान से अवशोषित किया हुआ या संश्लेषित किया हुआ जो पदार्थ है वो दूसरे स्थान तक पहुँचाना। हमारे एक स्थान से संश्लेषित किया हुआ या अवशोषित किया हुआ पदार्थ दूसरे भाग तक पहुँचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, इसी को परिवहन कहा जाता है। ये परिभाषा छोटी-सी है, याद रखिएगा। इसको आप याद भी कर सकते हैं तुरंत। एक भाग से संश्लेषित, हमारा जो भी भोजन है, वो एक भाग में संश्लेषित होता है और या अवशोषित होता है, सोखा जाता है, और फिर वो जो भी उससे मिनरल्स वगैरह बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, वो दूसरे भाग तक पहुँचाया जाता है। इसी प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो अब हम वनस्पतियों में किस तरह से परिवहन होता है, ये देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि वनस्पतियों एक स्थान पर होती हैं,
वनस्पतियों में स्थिर होती हैं। उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना नहीं होता, इसलिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्यों को कैसा दौड़ना होता है, अन्य क्रियाएँ करनी होती है, यहाँ से वहाँ तक जाना होता है। लेकिन अ, वनस्पतियाँ जो होती हैं वो एक स्थान पर ही खड़ी रहती हैं, एक स्थान पर ही स्थिर रहती हैं। इसलिए उनको उनको भी याद रखिए उनमें भी जो उनकी क्रिया जीवन जीने के लिए जो प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वनस्पतियों की जड़ों से पानी और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, वो वनस्पति के ऊपर तक पहुँचाना जड़ से लेके ऊपर तक पहुँचाने का जो कार्य होता है, ये नीचे से ऊपर तक जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भले कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा ज़रूरी होती है। तो ये वनस्पतियाँ जो होती हैं, एक स्थान पर रहती हैं, हाँ, लेकिन उनको ऊर्जा की उनको भी आवश्यकता होती है। तो अ, आप देखिए वनस्पतियाँ स्थिर होती हैं, इनके शरीर में अगर बहुत सारे जब एक ही जगह उनको रहना होता है, तो इससे क्या होता है उनके शरीर की बहुत सारी कोशिकाएँ जो मृत होती हैं। हमारे शरीर में देखिए मृत कोशिकाएँ बहुत कम है, लेकिन वनस्पतियों में देखेंगे आप उनके छाल वगैरह देखेंगे अगर मोटा-सा तना है, तो देखोगे उसमें बहुत सारी जो कांटेदार वनस्पतियाँ होती हैं, वो सब मृत कोशिकाएँ बहुत सारी पाई जाती हैं उनमें। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत स सारी कोशिकाओं का उपयोग नहीं होता है, उनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये हमने देखा अभी। इसी के साथ-साथ देखिए वनस्पतियों के विकास के लिए उनके पूर्ण विकास के लिए ये देखिए क्या-क्या जैसे हमको खाने की आवश्यकता होती है, हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसी तरह से वनस्पतियाँ क्या खाती हैं? वनस्पतियों का जो खाद्य पदार्थ है, क्या-क्या है? देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, सोडियम, ये सब जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं, हाँ? ये सब उसके भोजन है, किसके भोजन है? वनस्पतियों के। तो ये सब वनस्पतियों को मिलता कहाँ से? अब कोई थोड़ी ना वनस्पति चल के जाती है और बोलती है कि भाई दुकान से नाइट्रोजन दो मुझे, फास्फोरस दो, नहीं। ये सब और ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई परोस के जाता है कि लो नाइट्रोजन खा लो, ऐसा भी नहीं है। तो वनस्पतियों को ये सब अकार्बनिक पदार्थ मिलते कहाँ से हैं? वनस्पतियों को ये सब जानते हैं आप कि वनस्पतियों की जड़ें जो होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं? मिट्टी में और मिट्टी इन अकार्बनिक पदार्थों का बहुत बड़ा स्रोत है। ये मिट्टी में है ना, ये सब सारे पदार्थ पहले से ही मिश्रित होते हैं। ये देखिए, मिट्टी में ये सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं और मिट्टी से ये सब अवशोषित कर लेते हैं। देखिए, इन पदार्थों का सबसे नज़दीक का समृद्ध स्रोत क्या है? जमीन, मिट्टी। वनस्पतियों की जड़ें जमीन से इन पदार्थों का अवशोषण कर इनका परिवहन करते हैं। परिवहन आपने देखा परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्योंकि जो अकार्बनिक पदार्थ थे वो सब तो थे मिट्टी में लेकिन खाली जड़ों को वहां से अगर नजदीक में तो जड़ें हैं तो ऐसा नहीं कि ये सारे पदार्थ खाली जड़ों को पूरे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये जो कार्य होता है, ये विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा आप जानते हैं कि वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी ये 2 वहन नलिकाएँ होती हैं। ये आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि ये कौन से ऊतक हैं? जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक कौन-कौन से हैं? रसवाहिनी और जलवाहिनी। जलवाहिनी क्या कार्य करती है? जलवाहिनी जड़ों से पानी अवशोषित करके वनस्पति के सभी भागों तक ले जाने का कार्य करती है। और रसवाहिनियाँ क्या काम करती हैं? ये जलवाहिनी और रसवाहिनी कहाँ होती है? वनस्पतियों में होती है, हाँ। रसवाहिनियाँ जैसे जलवाहिनी खाली सिर्फ़ जल ले जाने का कार्य करती है, हाँ। क्योंकि जल कहाँ पर होता है? वनस्पतियों को जल मिलेगा जड़ों से और जड़ें अवशो उनके जड़ें जो हैं, वो वहाँ से जड़ों से अवशोषित करके अन्य भागों तक लेके जाते हैं। वनस्पतियों के सभी भाग इस संवहनी ऊतक से जुड़े होते हैं। जल वाहिनियाँ कौन-सा कार्य करती हैं? वनस्पतियों के जल को पानी को एक स्थान से दूसरे जड़ों से लेके उनके अन्य भाग तक ले जाने का और रस वाहिनियाँ क्या करती हैं?
जो अन्न होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जो उसमें वनस्पतियों में जो मिनरल्स मिले हुए हैं, उनको ले जाने का कार्य कौन करती है? रसवाहिनियां करती हैं। अब वनस्पतियों में पानी का संवहन हम देख लेते हैं। इसके लिए वनस्पतियों में, अच्छा ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब पानी वगैरह तो वनस्पतियों को मिलता कहाँ पर है? पानी पानी जो होता है वनस्पतियों को, ये तो जड़ों में होता है। जड़ों में, और जड़ें क्या किस प्रकार से, क्या सही में जड़ों से, जो जड़ों के पास का जो जड़ों से अवशोषित किया हुआ जो पानी है, वो वनस्पतियों के ऊपर एकदम टॉप स्थान तक, मतलब ऊपर की पत्ती जो उसका सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, वहां तक क्या सच में जाता है? ये अगर जाता है तो कैसे जाता है? तो इसके लिए एक प्रयोग दिया हुआ है आपकी किताब में, पेज नंबर 163 पे एक प्रयोग दिया हुआ है कि वनस्पतियां किस प्रकार से पानी का वहन करती हैं। एक मूली दाब, जो जड़ों में एक तरह का दाब उत्पन्न होता है, और इसके कारण जड़ों में जो भी अवशोषित किया हुआ पानी है, वो जड़ों के माध्यम से ऊपर तक चला जाता है। ये करने के लिए एक प्रयोग दिया हुआ है। क्या करना है कि गुल मेहंदी या रजनीगंधा, व्हाइट कलर के ये पौधे होते हैं, इनको क्या करना है? जड़ों सहित निकाल लेना है। जड़ के साथ ही उनको उखाड़ लेना है, और उनको लेना है और उनके जड़ों को अच्छे से धोकर पानी में, एक पानी लेना, पानी देखिए जिस तरह से बीकर में रखा हुआ है पानी, और उसमें ना सेफ्रोनिन या इयोसिन, ये भूरे रंग का, लाल रंग का या भूरे रंग का होता है। वो पानी में मिला देंगे तो पानी देखिए लाल रंग का हो गया है। और वनस्पति को स्टैंड के माध्यम से, देखिए स्टैंड के माध्यम से इसमें रख दिया गया है। 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जो पानी यहाँ पर था, जो पानी का कलर लाल कलर था, और ये जो वनस्पतियां थी सफेद कलर की या हरे कलर की थी, वो 2-3 घंटे के बाद देखोगे तो आप ये पत्ती वगैरह देखिए इसके लाल हो गए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जड़ें पानी अवशोषित करके ऊपर की तरफ ले जाती हैं। ठीक है? तो ये प्रयोग आसान सा प्रयोग है। देखिए, गुलमेहंदी या रजनीगंधा जैसी छोटी वनस्पति, इसे जड़ सहित ले लेना है और इसकी जड़ों को स्वच्छ धो लेना है पानी से। और इसे किस रंग दर में रखना है? सेफ्रोनिन या इयोसिन, ये लाल रंग का कलर होता है। इसमें 2-3 घंटे देखने के बाद आप इसका निरीक्षण कर सकते हो। तो ये किसके द्वारा होता है? मूल्य दाब। मूल्य दाब मतलब जड़ों में एक दाब उत्पन्न होता है, उसके द्वारा ऊपर की तरफ जाता है, और आप देख सकते हो कि उसके पत्ते वगैरह सब लाल हो गए हैं। ये 2-3 घंटे के बाद होता है, तुरंत रखते नहीं होता। इसमें जो प्रक्रिया होती है बड़ी मंद गति से होती है, स्लो होता है। अब हम देखते हैं कि जड़ों द्वारा किस प्रकार से पानी अवशोषित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि उस शुरुआत में यहाँ पर देखिए, ये पानी है, ये जड़ें हैं, हाँ? ये पानी जो है जड़ के माध्यम से गया, और यहाँ पर दाब उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर वलकुट जो उसका है, वहाँ पर वो दाब उत्पन्न करके, दाब उत्पन्न करने के कारण वो पानी आगे की तरफ ढकेला जाता है, और आगे की ढकेलते-ढकेलते वो जलवाहिनी के पास आ जाता है। और जलवाहिनियाँ, आपको पता है कि जलवाहिनियाँ में ये जो ये एक भाग ये ढकेलता है दूसरे भाग को, दूसरे भाग से ढकेलते हुए एक जैसे पानी की धार जैसा ऊपर चलता हुआ बहुत स्लो गति से होता है, लेकिन एक धार जैसे, जैसे नलों में पानी आता है ना, उस प्रकार से एकदम मंद गति से ऐसे पानी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं। जड़ों की कोशिकाएं जमीन के पानी व खनिज के संपर्क में रहती हैं। सांद्रता के कारण, जब उसमें नमी आती है तो कारण ये जो पानी व खनिज जड़ों की पृष्ठभाग की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, इसकी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिकाओं पर दाब निर्माण होता है। इसी दाब को मूल्य दाब, ये जड़ों के दाब वाला मूल्य दाब कहा जाता है। अब अगला है, ये अभी तो हमने देखा कि किस प्रकार से पानी वनस्पतियों के जलवाहिनी तक आता है, और फिर वो ऊपर की तरफ ढकेला जाता है। इसी इसी माध्यम से जो छोटी-छोटी वनस्पतियाँ हैं, उनके पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। अब हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कौन सी क्रिया होती है?
ये वाष्पोत्सर्जन वनस्पतियों की पत्तियों में, जो वनस्पतियां होती हैं उसकी पत्तियों पर के पर्णरंध्र होते हैं। तो पत्तियों में छोटे छोटे पर्णरंध्र होते हैं, जैसे हमारे शरीर में रोवें आपको देख सकते हैं, उसी प्रकार से वनस्पतियों में भी रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पर्णरंध्र होते हैं। ये पर्णरंध्र के चारों ओर ना एक, ये देखिए आकृति देखते हैं, ये पर्णरंध्र होते हैं वनस्पतियों में भी। तो इसमें ना एक जैसे बंद चालू होने की प्रक्रिया होती है। इसी पर्णरंध्र के माध्यम से ना वाष्पोत्सर्जन मतलब हवा में पानी को छोड़ देना। तो वनस्पतियां जो जड़ों के माध्यम से पानी ऊपर आया है, जो उनके पत्तों में, फूलों में, कलियों में पहुंचा है, वो पानी जो पत्तियों में पर्णरंध्र के माध्यम से, उनके खुलने के माध्यम से पानी हवा पानी जो है वो हवा में चला जाता है। और हवा में जाने के कारण ये यही जो प्रक्रिया है, जो पर्णरंध्रों के माध्यम से पानी हवा में छोड़ दिया जाता है, इसी ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पानी के पर्णरंध्रों के अब देखिए, ये नहीं कि ये प्रक्रिया सतत होती रहती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पर्णरंध्र है इसमें एक, ये जो पानी निकलने के लिए देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, ये पानी जाने की क्रिया है। जड़ों में, पत्तियों में पानी आ गया और पत्तियों के पर्णरंध्र में ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मुंह है, और मुंह के पास ये संरक्षण कोशिका है। संरक्षण कोशिका ये पानी उसमें से निकलने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है। ये संरक्षण कोशिका के कारण ही, ऐसा नहीं कि पूरा पानी हवा में चला जाता है, नहीं, ये बंद और खुलती रहती है। इन्हीं, ये देखिए आप देख सकते हैं संरक्षण कोशिका, और यहाँ से पानी ऊपर की तरफ पत्तियों में जाता है। और पत्तियों में कौन सी कोशिका पानी को निकलने के लिए वो उसमें उसका नियंत्रण का कार्य करती है? संरक्षण कोशिका। याद रखिएगा, पानी में देख सकते हैं पत्ती है, पत्ती के ऊपर का ये आकृति दी हुई है। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन आपने देखा, ये देख सकते हैं वनस्पति पत्तियां पर उपस्थित जो पर्णरंध्र, उनकी सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन होता है। पर्णरंध्रों के बगल में बाह्य आवरणयुक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें संरक्षक कोशिका कहते हैं। हमने अभी देखा, ये कोशिकाएं पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने पर नियंत्रण रखती है। इन पर्णरंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इसी क्रिया को वाष्पोच्छ्वास भी कहते हैं। याद रखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को ही वाष्पोच्छ्वास भी कहते हैं। पत्तियों से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है। हाँ, इस कारण पत्तियों में, अब जब ये जो पत्तियों में जो पानी अवशोषित किया था जड़ों के माध्यम से, वो पानी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा हवा में चला गया। अब क्या हो जाता है कि पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, और जब कहीं पे पानी की कमी, तो वहां पर कम दाब वाला वो स्थान बन जाता है। तो फिर से पानी ऊपर जड़ों के माध्यम से फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। याद रखिए, जब किसी में, अगर किसी का पेट भरा है तो उसमें कुछ खाना जाएगा नहीं, अगर कुछ निकल नहीं रहा है तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो पत्तियों तक पहुंचाने का जो पानी और अवशोषित किया हुआ पदार्थ, खनिज पदार्थ जो है, वो पहुंचाने का कार्य इसमें मदद मिलती है। और ये मूलीय दाब की ये प्रक्रिया कब होती है? आप जानते हैं, मूली जड़ों के दाब के कारण ही होती है। और पानी अक्सर, जो पानी होता है वनस्पतियों में, अक्सर रात में चढ़ने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। रात में ऊपर की तरफ चढ़ता है। वनस्पतियां दिन भर अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाती हैं, और रात में पानी का ट्रांसपोर्टेशन जड़ों से ऊपर की तरफ होता है। जी, तो ये अभी हमने वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया देखी। तो इस तरह से वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब वनस्पतियों के पत्तियों के माध्यम से, जो वनस्पतियों के पत्तियों में जो पानी है, वो हवा में छोड़ देना। हाँ, हवा में। आपको लगता होगा कि कितना वनस्पतियों में कितना पानी छोड़ती होंगी, हवा में कितना, तो आप एक ओक नामक वनस्पति है, देखिए, ओक है, एक ये ओक का पेड़ देख सकते हैं आप। ये ओक नामक वनस्पति जो होती है, एक पेड़ जो होता है, वो एक साल में 1,51,000 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जित करता है।
1,51,000 लगभग, लगभग 1,51,000 पानी एक साल में इसकी पत्तियां जड़ों से खींचकर हवा में छोड़ देती हैं। 1,51,000। उसी प्रकार से 1 एकड़ में, 1 एकड़ जमीन में अगर मक्के की खेती लगाया है कोई कोई किसान, अगर अपने 1 एकड़ की जमीन में मक्के की फसल लगाया है, तो हर दिन में जो मक्के की पत्तियां हैं, मक्के के पौधे की जो वनस्पतियां हैं, वो हर दिन 11,400 से 15,100 लीटर, 15,100 लीटर पानी उत्सर्जित करते हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि एक दिन में, हाँ, 1 एकड़ में उगाई हुई, अगर 1 एकड़ में इतनी वनस्पति उगी है 1 एकड़ में, तो एक दिन में 11,400 से 15,100 लीटर पानी उत्सर्जित करती है हवा में। कौन? मक्का। और जो ओक है, ओक नामक के जो पेड़ है, आप देख सकते हो पेड़, ये ओक एक साल में 1,51,000 लीटर पानी हवा में उत्सर्जित कर देते। तो अभी आपने वाष्पोत्सर्जन देखा। इससे पहले क्या देखे हमने कि किस प्रकार से वनस्पतियां जलवाहिनी के माध्यम से पानी और रस वाहिनी के माध्यम से उसमें वनस्पतियों में जो अवशोषित किया हुआ खनिज पदार्थ अवशोषित करती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है? जो वनस्पतियों की पत्तियों में उपस्थित पर्णरंध्र जो होते हैं, हाँ, वनस्पतियों की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? पर्णरंध्र। और इनके ही माध्यम से ये पर्णरंध्रों की सुरक्षा कौन करता है? रक्षक कोशिका। ये रक्षक कोशिका याद रखिएगा, कभी रिक्सान में पूछा जाता है। जो उसके आवरण की सुरक्षा कौन करता है? रक्षक कोशिका। ये रक्षक कोशिका क्या करती है? उनके खुलने और बंद होने के कार्य में नियंत्रण रखती है। इसी को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को और क्या किस नाम से जानते हैं हम? वाष्पोच्छ्वास। याद रखिए, वाष्पोच्छ्वास आया तो भी आपको ये लिखना है, और वाष्पोत्सर्जन आया तो भी आपको ये लिखना है। और ओक नामक वनस्पति एक साल में कितने लीटर पानी, एक साल में, हाँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मक्के का बता रहा हूँ वो 1 एकड़ में बता रहा हूँ, और एक एक दिन में बता रहा हूँ। और जो ओक है वो एक पेड़, ओक का एक पेड़ एक साल में 1,51,000 लीटर। और मक्के का एक पेड़ नहीं, मक्के का 1 एकड़ में लगाया हुआ पेड़, आप देख सकते हो, ये छोटा सा 1 एकड़ में लगाया हुआ मक्के का पूरा जो पेड़ है, वो हर दिन 11,400 से 15,100 लीटर इतना पानी उत्सर्जित करता है। तो अब हम देखेंगे कि वनस्पतियों में अन्य और अन्य पदार्थों का परिवहन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अन्य है और अन्य है, दोनों में अंतर है। अन्न और अन्य में अंतर होता है। अन्न मतलब भोजन, और अन्य मतलब एक्स्ट्रा, जो और कुछ तो थोड़ा सा ये दोनों में देखिए, दोनों का उच्चारण भी अलग है। अन्न है और अन्य है। तो जैसे वनस्पतियों में आप जानते हो कि वनस्पतियों में किस प्रकार से पानी के माध्यम, जो जल वाहिनी होती है वो पानी लेके जाती है, और रस वाहिनी जो होती है वो खनिज लेके जाती है। तो इस प्रकार से इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। तो और जैसे कि पानी की अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वनस्पतियों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की भी आवश्यकता होती है। और आप पहले से पढ़ते आए हुए हैं कि वनस्पतियां अपना भोजन कहाँ बनाती हैं? पत्तियों में बनाती हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जो हरी वनस्पतियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन कहाँ पर बनाती हैं? पत्तियों में। और ये अब खाली पत्तियों में ही तो जैसे शरीर सभी अंगों को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में सिर्फ हाथ को ही नहीं मिनरल्स की जरूरत होती है, पेट, पैर, आँख, नाक सबको जरूरत होती है। उसी प्रकार से वनस्पतियां तो अपना भोजन पत्तियों में बना ली, लेकिन ये भोजन वनस्पति के तनों में, जड़ों में, हर जगह, उसकी शाखाओं में, हर जगह जाना आवश्यक होता है। तो ये पहुँचाने का कार्य कौन इसका कार्य भी किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कौन ये कार्य करता है? रस वाहिनी। तो ये जो अमीनो अम्ल को छोड़कर देखिए, पत्तियों में तैयार किया हुआ भोजन पत्तियों की, वनस्पतियों की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है।
जो पत्तियों में बना हुआ भोजन है। अमीनो अम्ल कर छोड़कर अतिरिक्त भोजन, जो अमीनो अम्ल होता है उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी सारा भोजन देखिए कहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं, फलों में, जड़ों में, बीजों में संग्रहित किया जाता है। इस क्रिया को पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण अभी आपने देखा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम किसी रोजगार के लिए या फिर किसी कार्य के लिए वहां पर जाते हैं, स्थानांतर वहां पर रह जाते हैं, परमानेंट स्थानांतरण हो जाता है। तो जो भोजन है वो कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, पत्तियों द्वारा जो संग्रहित बनाया हुआ भोजन है वो कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, भोजन फलों में, जड़ों में और बीजों में। ठीक है। इसी इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम स्थानांतरण कहते हैं। यह क्रिया रसवाहिनियों द्वारा ऊपर तथा नीचे दोनों की दिशा में होती है। अब एक जानकारी ले लीजिए कि जो जल वाहिनियां होती हैं वो जल जड़ों से वनस्पतियों के अन्न भाग तक ले जाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में करती हैं। सिर्फ नीचे से ऊपर तक कौन लेकर जाता है, जल वाहिनियां। लेकिन रस वाहिनियां जो होती हैं वो दोनों दिशा में भोजन को लेकर जाती हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। याद रखना, जल वाहिनियां सिर्फ एक दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ पानी लेकर जाती है, और रस वाहिनियां जो होती हैं वो दोनों दिशा में, रस वाहिनियां जो मिनरल्स होता है, जो खनिज पदार्थ है उनको ले जाने का कार्य करती है। और खनिज पदार्थ कहाँ पर बनता है, पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों से अगर खाली ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जड़ और तना तो उसका खाने के बिना ही रह जाएगा, उसकी तरफ कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि जड़ की तरफ तो कोई पत्ती लगती ही नहीं। तो अगर वहां पर कोई पत्ती नहीं लग रही है तो वहां पर ऊपर की तरफ सब चला जाएगा, नीचे कुछ आएगा ही नहीं, तो जड़ें वैसे ही रह जाएंगी। तो ये क्रिया कौन करता है, रस वाहिनियां करती है, ऊपर और नीचे दोनों दिशा में खाना ले जाने का कार्य। इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। आप जानते हो कि संसार में जीवन जो है वो जीवन चलने का मुख्य स्रोत ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं है, या छोटे रूप में या बड़े रूप में, ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है। और आपको पता है कि ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, ऊर्जा एटीपी के द्वारा मिलती है। अब एटीपी, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, एटीपी। इस समय सुक्रोज जैसी अन्य द्रव तथा रसायनियां एटीपी की सहायता से, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, एटीपी। हाँ, तो इसी ये भी इसमें भी एटीपी के माध्यम से ही, ये देखिए, ये ऊर्जा एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। वनस्पतियों को भी ऊर्जा एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। जिस प्रकार सुक्रोज तथा रसवाहिनियां एटीपी के द्वारा वहन करती हैं, उस समय उस भाग में पानी की कमी हो जाती है। जैसे वहां से कोई पदार्थ अगर चला गया तो वहां पर तो कमी आ जाएगी कि नहीं, और कमी एक बार आ गई तो फिर से उसका, ये जो आपने देखा था कि जैसे वाष्पोत्सर्जन के बाद वहां पत्तियों में से पानी की कमी हो जाती है, तो फिर से नीचे से पानी ऊपर आने का कार्य चालू हो जाता है। उसी प्रकार से जब एटीपी, ये रसवाहिनियां एटीपी के द्वारा सुक्रोज का एक वहन करती हैं, तो उस भाग में पानी की फिर से कमी हो जाती है, और पानी की कमी के कारण फिर से परासरण क्रिया जो होती है वो पानी की कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, और पानी फिर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ भेजा जाने लगता है। तो कोशिकाओं में घटकों की वृद्धि के कारण कोशिकाओं की दीवार पर दाब बढ़ने लगता है। पानी देखिए किस तरह से अंदर जा रहा है, इस दाब के कारण अन्य द्रव से सटी हुई कम दाब वाली कोशिकाओं में भेज दी जाती है। ये हमने अभी देखा था। यह क्रिया रसायनियों की वनस्पतियों की आवश्यकता के अनुसार द्रवों का वहन करने में सहायता करती है। ये फूल उगने की जब, याद रखिए, जब कलियों से फूल उगता है, जब कली से फूल बनता है तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय जो संग्रहित की हुई शर्करा है वो कली का रूपांतरण करने के लिए कलियों में भेज दी जाती है। जो भोजड़ों में संग्रहित की जाती है उसको, ये क्योंकि हर समय जैसे हमको अभी कहीं स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ दौड़ना है, तो आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या आपको अगर जिम वगैरह जाना है, अभी दौड़ना है, भागना है, तो उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय आपके शरीर में अधिक ऊर्जा पहुंचनी आवश्यक होती है। तो उसी प्रकार से जब
कली से फूल बनता है या फल लगता है। हाँ, फूलों के बाद उसमें फल बन जाते हैं। तो उस समय उन वनस्पतियों को भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो जड़ों में या तनों में संग्रहित की हुई, जड़ में उनके या तनों में, मोटी से तो तने होते हैं, इसमें शर्करा के माध्यम से ये फूलों का रूपांतरण करने के लिए कलियों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने वनस्पतियों में किस प्रकार से अन्न और अन्य पदार्थों का वहन किस प्रकार से, परिवहन किस प्रकार से किया जाता है, ये देखा। अ, अब हम ये उत्सर्जन के बारे में देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि वनस्पतियां किस प्रकार से अपना भोजन और पानी लेकर जाती हैं। अब खाना वगैरह सब बन गया। खाना बनने के बाद जब आपने पहले, सबसे पहले हमने देखा था कि पाचन होना आवश्यक है। पाचन होना, और पाचन में जो भी कुछ पाचन करने की क्रिया में हमने ये भी पढ़ा था कि वनस्पतियाँ जो भी कुछ जो भी हम अगर उसमें से अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद जो ज़रूरी है वो हमारे शरीर को मिल जाता है। जो मिनरल्स, विटामिन्स जो भी ज़रूरी है वो शरीर अवशोषित कर लेता है और उस अंग का विकास होता है, वो हमारा शरीर का विकास होता है, हम मजबूत होते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ वर्ज्य पदार्थ भी बनते हैं। वो जो हमने खाना खाया है, जो ऊर्जा में रूपांतरित हुआ है, ऊर्जा और मिनरल्स में रूपांतरित होने के बाद कुछ खराब, कुछ बच जाता है। भोजन ज़रूर न, ऐसा नहीं होता कि हमने जितना खाना खाया, सब का सब हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ भाग ज़रूर वो शरीर में मतलब अपचित जो पदार्थ है उसके द्वारा रह जाता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है। इसी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मनुष्यों में, हमारे में मल-मूत्र, पसीने के माध्यम से हमारे पदार्थ जो जो शरीर में वर्ज्य पदार्थ है, वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। उत्सर्जन, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। आपने भी देखा होगा कि घरों में जो घरों के कूड़े हैं, अगर घरों में कूड़ा बहुत दिन तक संभाल कर रखा गया, हाँ, उसको साफ-सफाई नहीं की गई, तो धीरे-धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हमारा आरोग्य जो है, हमारा स्वस्थ जीवन जो है वो खराब होगा। और उसी उसी प्रकार से ऐसा भी नहीं कर सकते कि घर का कूड़ा निकाल के बाहर रोड पे फेंक दिए। उसका योग्य निपटारा करना आवश्यक होता है। योग्य निपटारा मतलब उसको डस्टबिन में डाल के जहाँ पर उचित उसकी कूड़ेदान की जो व्यवस्था हो, वहाँ से आगे चला जाए या फिर वो ले जाए, परिवहन करके उसको कहीं और ले जाकर उसको उसका योग्य निपटारा किया जाए। इस तरह से ये करना आवश्यक है। अ, तो हम देख सकते हैं निरुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन याद रखिएगा, परिभाषा बहुत छोटी-सी है। हमारे शरीर में जो अवांछनीय घातक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हाँ, तो उत्सर्जन ये देखिए, ये तो मनुष्यों में है। मनुष्यों में जैसे हमारे में यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को शरीर में संचित रहने से या शरीर में ज़्यादा समय तक अगर अगर ये पड़ा हुआ है, तुम्हारे शरीर में जो खाने के बाद जो वर्ज्य पदार्थ पड़ा हुआ है, वो अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दिन तक, समय तक रहा, तो आप बीमार हो जाओगे, या तो कुछ स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। अगर बहुत दिनों तक सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में पड़ा हुआ, वो बाहर निकला नहीं, तो गंभीर बीमार होने के साथ-साथ मृत्यु भी कभी-कभी हो सकती है। तो इस प्रक्रिया के लिए अलग-अलग सजीवों में अलग-अलग पद्धति होती है। हाँ? अपिष्ट अपिष्ट मतलब ये वर्ज्य पदार्थ जो है, वो घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह कोशिकाएँ सजीव में अपिष्ट पदार्थ कोशिकाओं के पृष्ठभाग से सीधे बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। एक कोशिकीय पदार्थ जो होता है ना, एक कोशिकीय सजीव, जैसे अमीबा है। अमीबा में ना, अमीबा जानते हो, एक कोशिकीय है, छोटा-सा होता है जो आँखों से दिखाई भी नहीं देता। उसके में जैसे आप में मल-मूत्र के द्वारा एक विशिष्ट अंग दिया हुआ है शरीर में, उस माध्यम से ही वो शरीर का जो वर्ज्य पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन ये जो एक एक कोशिकीय पदार्थ है जैसे अमीबा है ना, उसके में कोई अगर ये
जो हानिकारक पदार्थ है या फिर जो बचा हुआ पदार्थ है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट वो अपने ऊपर से ही निकाल देता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने हाथ से, अपने पेट में से ऐसे हाथ से कुछ निकाल के फेंक नहीं सकते। हमारे जो तंत्र दिए हुए हैं उसी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन एक कोशिकीय वो जो सजीव होते हैं, वो डायरेक्ट फेंक देते हैं, हाँ? ये इसी को उत्सर्जन हम वनस्पतियों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पतियाँ किस प्रकार से उत्सर्जन करती है? ये तो हमने देखा कि प्राणियों उत्सर्जन सभी के लिए आवश्यक होता है। चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो वनस्पतियाँ हों, सभी के लिए आवश्यक होता है। और इस पाठ में दोनों के लिए दिया हुआ है, वनस्पतियाँ किस प्रकार से अपना उत्सर्जन करती हैं और प्राणी किस प्रकार से अपना उत्सर्जन करते हैं। हम आज खाली ये देखेंगे कि वनस्पतियाँ किस प्रकार से उत्सर्जन करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मौसम में जो पेड़ होते हैं वो अपने अपने पत्ते जो होते हैं अपने आप झड़ जाते हैं, उनके पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं या तो उनके फल एक समय के बाद अपने आप गिर जाते हैं। फल देखे होंगे आप कि उनको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ समय के बाद वो अपने आप गिर जाते हैं, अगर उनको तोड़ा नहीं गया। आपने देखा होगा कि फूल भी है, किसी पेड़ पर आप फूल देखे होंगे, तो वो अगर बहुत सारा फूल का पेड़ बहुत सारे लदे हुए फूल है, तो वो अपने आप सारे फूल झड़ जाते हैं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। या तो आपने देखा होगा कि वनस्पतियों पे छालें पड़ी होती है, छाल जो होती है जो उनकी जड़ों शाखाओं पर मोटी-मोटी जो शाखाएँ होती हैं, उनमें सूखा हुआ आप देखोगे तो छाल पड़ी होती है। ये छाल ये छाल हुआ, ये फूल हुआ, ये फल हुआ, ये पत्तियाँ हुई, ये सब में ये सब क्यों झड़ते हैं अपने आप या क्यों निकल जाते हैं? आप जानते हैं? क्यों? क्योंकि जो वर्ज्य पदार्थ सजीवों जो वनस्पतियों के भोजन के बाद, वनस्पतियों के जो ज़रूरी मिनरल्स उनको अवशोषित करने के बाद, जो वर्ज्य पदार्थ थे वनस्पतियों के, वो सब इसमें ही संग्रहित रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप निकल जाते हैं। वनस्पतियों को फूलों की, फलों की, पत्तों की आवश्यकता होती ही नहीं, हाँ? लेकिन इनमें इनमें जो ये जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो उनके हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनको वनस्पतियों के शरीर से बाहर निकालना होता है, वो क्या होते हैं? ये यहाँ पर चले जाते हैं। कहाँ पर? फलों में, फूलों में, छालों में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद वनस्पतियाँ अपने आप इसको गिरा देती हैं। जैसे हमारे में मनुष्यों में अलग से अंग दिया हुआ है, अलग से मल-मूत्र के लिए अलग से अंग है। इसके माध्यम से हम शरीर के वर्ज्य खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन वनस्पतियों में ऐसा अलग से कोई अंग नहीं है। अलग से उनके पास कोई अलग से अंग नहीं दिया हुआ है जिसके माध्यम से वो इन पदार्थों को बाहर निकाल सकें। तो वो क्या करती हैं अपना जो पदार्थ है जो ये देखिए इनमें हमारे वो जो मनुष्य होते हैं उनमें अलग से अंग होते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। लेकिन वनस्पतियों में ऐसा कोई अंग नहीं होता। हाँ, वनस्पतियों में क्रिया बहुत सरल होती है। प्राणियों की अपेक्षा सरल होती है। प्राणियों में बहुत सारा डाइजेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें खाने को बहुत 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 लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। हाँ, लेकिन वनस्पतियों में ऐसा कुछ नहीं है। कोई विशेष उत्सर्जन अवयव वनस्पतियों में उत्सर्जन संस्थान नहीं होता। हुँ, और अ, देखिए वनस्पतियों में बहुत से बाहर फेंके जाने वाले पदार्थ उनकी रिक्तिका में, फूल में, फल में, तनों की छालों में पड़े होते हैं। जो उसके वर्ज्य पदार्थ है, वो यहाँ पर चले जाते हैं, रिक्तिका में चले जाते हैं, फल में, फूल में और पड़े रहने के बाद कुछ समय के बाद वो उनको फेंक दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। उसी प्रकार आप ये भी देखोगे राल देखे होंगे ये देखिए राल देखे होंगे या गोंद का पेड़ देखे होंगे, राख ये ये जो ये गोंद वगैरह जो होते हैं, ये हमारे मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे बहुत सारी औषधि बनाई जाती है, बहुत सारे उपयोग में आती है, गोंद। ये आप पेड़ों पे देखे होंगे चिपचिपा पदार्थ कभी-कभी निकलता हुआ पेड़ों से देखा होगा। ये क्यों निकलता है? ये वनस्पतियों का वर्ज्य पदार्थ होता है, याद रखिएगा। वनस्पतियों की इसकी आवश्यकता नहीं होती, शरीर से वो बाहर निकाल देती है। लेकिन ये जो उनके वर्ज्य पदार्थ जो है, वो हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। हैं? तो हम इनको इकट्ठा करते हैं और इसका बहुत सारे उपयोग करते हैं। राल, गोंद और उसी प्रकार से आपने रबड़ भी देखा होगा। रबड़ रबड़ कहाँ से निकाला जाता है? ये रबड़ वनस्पतियों को, पेड़ों को, तनों को थोड़ा-सा काट देते हैं और उसमें से सफ़ेद पदार्थ हमेशा निकलता रहता है।
हाँ, तो ये जो रबड़ वगैरह भी है ये वनस्पतियों से मिलता है। हाँ? और फिर उसको वहां पर लैब में ले आकर, कारखानों में ले आकर उस पे प्रक्रिया करके उसको अलग अलग प्रकार का वो बनाया जाता है। अ, आपने कभी देखा होगा कि जो ये अरुई के पत्ते होते हैं या फिर सूरन की सब्जी होती है, इनको काटने के बाद अगर इनको काटा जाए, इनको हाथ से काटते हैं, तो उसके बाद हाथों में खुजली होने लगती है। हाँ, क्यों खुजली होती है? क्यों? क्योंकि जो सूरन है और अरुई के पत्ते हैं, इनका वर्ज्य पदार्थ है कैल्शियम ऑक्सलेट स्फटिक। कैल्शियम ऑक्सलेट स्फटिक होता है। ये उसका वर्ज्य पदार्थ है और ये उनके ऊपर होता है। हाँ, ये जो वनस्पतियां हैं, सूरन है या फिर अरुई है, इनके ऊपर ऊपर ये भाग में आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ऊपर की तरफ कौन आ जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्फटिक। ये इन वनस्पतियों का वर्ज्य पदार्थ है। और ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्फटिक है, ये इसे ही रफाइट्स कहते हैं। याद रखिए, रफाइट्स जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ जो होता है, आपको छोटी आंखों से अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये देखिए सुई के आकार का होता है। इसे क्या कहते हैं? रफाइट्स कहते हैं। हाँ, ऊपर की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से होता है। और ये रफाइट सुई के आकार का होने के कारण त्वचा पर चुभता है, और चुभने के इससे ही हमको क्या होती है? खुजली होती है। अब इस खुजली, जो हाथों में जो होने वाली खुजली है, उसको रोका भी जा सकता है। कुछ उपाय है। पहला उपाय कि हाथों पर तेल लगा लिया जाए। तेल लगाकर अगर उसको काटेंगे तो जो रफाइड्स है वो नट्स हो जाते हैं, वो नहीं चुभते। दूसरा, इन जो जो अरुई है या सूरन है, इसको इमली के पानी में उबाल लेते हैं। क्यों? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, जिसके कारण ये जो इसका कैल्शियम ऑक्सलेट का स्फटिक था, जिसे हम रफाइड्स कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। या फिर क्या कर सकते हैं? या फिर इस पर नींबू डाल सकते हैं। इस पर बहुत सारा नींबू अगर आप निचोड़ देंगे, तो नींबू के कारण भी इसके जो रफाइड्स है वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल होता है। तो इस तरह से इससे उसको काटने के बाद या खाने के बाद हमें थोड़ी-सी खुजली जैसी नहीं महसूस होगी। तो इस प्रकार से आज हमने वनस्पतियों में किस प्रकार से परिवहन होता है, उसके वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से होता है, और लास्ट में हमने वनस्पतियों का उत्सर्जन, जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो देखा। किसी विद्यार्थी को अब कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ बेटा, बोलिए। सर आप हेलो। जो बोले दो पौधे जैसे मतलब उसके जड़ निकाल कर। हाँ, हाँ। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए ना। सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। आप हाँ। बोल आप बोले आप बोले ना दो पौधे हाँ, जो गुलमोहर और फूल मेहंदी और रजनीगंधा। हाँ। वो, हाँ उसके पौधे जो जड़ के से निकाल कर फिर पानी में डालने। सर सिर्फ वही दो ही पौधे डाल सकते हैं और कोई नहीं डाल नहीं, सकते हैं? नहीं, इस पौधों को क्यों लिया गया? क्योंकि इसके पत्ते जो है ना, आप देखो इसके क्या? पत्तियां जो आप अगर देखोगे दादर वगैरह में, तो इसके जो जड़ सहित मिलते हैं, और इसके जो पौधे होते हैं ना, एकदम सफेद सफेद दिखाई देते हैं। तो जिससे आपको यस। कलर में जो परिवर्तन है वो आप साफ साफ देख सकते हो। हाँ, वो सारे ओके। और वनस्पतियों में कोई नहीं। लेंगे तो कोई भी, हाँ, लेंगे तो कोई भी दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर सफेद वाले पे आप लाल कलर चढ़ा दो, तो बहुत आराम से हम देख सकते हैं। और अगर ओके दूसरा सर। कोई पौधा है, हाँ, दूसरा कोई पौधा है, उसके कलर में आप बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे तब दिखेगा। लेकिन अगर अगर कोई व्हाइट पौधा है, उस पे व्हाइट कलर है, उस पे लाल कलर अगर लगा दो, देखो आराम से दूर से देख सकते हैं। ये एक प्रयोग था बेटा, कि सभी वनस्पतियां परिवहन करती हैं। सभी वनस्पतियों में ऊपर पानी जो है जड़ से ऊपर की तरफ जाता है। बाकी वो किसी भी पेड़ से देख सकते हैं हम। और किसी को? ओके सर, थैंक गुड यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, बोलिए। मूली दाब किसे कहते हैं? क्या बेटा? मूली दाब किसे कहते हैं? मूलीदाब, ये देखिए ना, जो वनस्पतियां जो ऊपर की तरफ, जो पानी जो है जड़ों से
ऊपर की तरफ जो परिवहन किया जाता है, जो जलवाहिनियां तक धकेला जाता है, उसी को मूल्य दाब कहते हैं। देखिए, जिस कोशिकाओं में दाब का निर्माण होता है और पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है, उसे मूल्य दाब कहते हैं। और कुछ? और किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है? हेलो। आज हमने पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाओं में वनस्पतियों में किस प्रकार से परिवहन, वनस्पतियों में किस प्रकार से उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रियाएं होती हैं, इसका हमने अध्ययन किया। थैंक यू।